अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समीर इब्राहिम और सईद काजी। नाज़रीन, हमारे यहाँ आए रोज़ कीमतें बढ़ना कोई नई बात नहीं रही। अब हम हर हफ्ते पेट्रोल की एक नई बढ़ती हुई कीमत देखते हैं और अपने आप को बेबस महसूस करने लगते हैं। अब कल जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 67 पैसे का इजाफा किया गया, एक आम आदमी तो सुनकर वैसे ही परेशान हो जाते हैं। और तो और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलता ही नहीं। पंप मालिकान जो हैं वो अलग से आवाम को लूटने के लिए तैयार होते हैं। आखिर एक ही बार पॉलिसी बनाकर कीमतों का तयन क्यों नहीं किया जाता? और जब पॉलिसी बनाई जाती है तो क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है या हर कोई अपनों को नवाजने की धुन में ही लगा है? क्या कभी कोई पॉलिसीज आवाम के मफाद में भी बनेंगी? आज हम इस पर बात करेंगे। हमारा आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल हमारा यह है कि रोज़ाना कोई ना कोई बहरान हमारे यहाँ पैदा हो जाता है। आए रोज़ पैदा होने वाले बहरानों ने आखिर हमारा मुल्क ही क्यों देख लिया है? और इन बहरानों के पीछे आप समझते हैं क्या वजूहात है? कौन से अनासिर हैं? कौन है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और अब आज के दिन की और बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले मैं समी साहब से आज खबर ली। शाजिया, मैंने जो खबर चुनी है वो हमारे यहाँ जो कानून है, कवानीन पर अमलदारी नहीं होती। सवात में दरिया के किनारे बिल्कुल तामीरात की जा रही हैं और इससे पहले 2 साल कबल वहाँ पर सैलाब आया था और यही सारी चीज़ें बह गई थी, लेकिन अभी भी वहाँ पर कानून की अमलदारी नहीं। तो इस पर देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में ये क्या सूरत हाल है। फिर हमसाया मुल्क भारत का जिक्र करेंगे। हमारे यहाँ तो बिजली का बहरान था ही, अब गुज़श्ता 2 दिनों से भारत भी तारीकियों में डूबा हुआ। इस वक्त निस्फ से ज़्यादा भारत में बिजली नहीं है। वहाँ की कोई तकनीकी खराबी जी, कुछ खराबी है भारत, तो उस पर बात करेंगे कि वो क्या है। और फिर शाजिया एक खबर मैंने चुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने अरसलान इफ्तिखार केस की तहकीकात को रोक दिया है, जिसकी वजह से अब जो तहकीकाती टीम है वो लंदन जाकर जो उसने शवाहिद हासिल करने थे वो शवाहिद हासिल नहीं कर सके। ठीक है, इस पर बात करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, आपने पेट्रोल की बात की तो पहले भी इसी से जुड़ी हुई खबर है। एक मीटिंग हुई है जो कि वज़ीर मौलियात हैं जो M फ़ारूक सईद ख़ान साहब और जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम की, इसके जो रिफाइनरी के ऑफिशल्स हैं, तो उसमें ख़ासी तल्ख़ कलामी भी हुई है। इस पर बात करेंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड है यूरो 2 जिसके तहत ऑयल प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, वरना माहौल को बहुत इर्रेपरेबल लॉस होता है। इस पे उनकी आपस में गुफ्तगू हुई, ये क्यों नहीं बन रहा, तो इस पर एक डिबेट और एक शायद फैसला तो कुछ नहीं हुआ या हो सकेगा, मगर इस पर हम आवाम को आगाह करेंगे। और फिर शाजी, आपको याद है रावलपिंडी में हमने कहा था कि पानी की जो एक ड्राउट या जिसे आप एक पानी की कमी का ख़तरा है, तो वो हो गया। अब चूँकि बारिशें लेट हुई हैं तो बहुत से इलाकों में वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड के तहत जो इलाके आते हैं वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा और 1-2 दिनों में आधे घंटे के लिए पानी आ रहा है। लोगों को पानी ख़रीदना पड़ रहा है 1000 रुपये का टैंकर, तो गरीब लोग तो नहीं खरीद सकते। हम इस पर बात करेंगे। और फिर एक और ख़बर कि UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो TB है, ट्यूबरकुलोसिस, वो उसमें उन्होंने जो नई रैंकिंग की है 22 मुल्कों में इसकी रेकरेंस हो रही है, ये दोबारा से आ रही है और इसकी वजह ये गुर्बत से रिलेटेड बीमारी है और पाकिस्तान उसमें 6ठे नंबर पे बड़ा मुल्क है जिसमें ये TB की जो बीमारी है और फैल रही है। इन पर बात करें। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन आखिर इसके असरात किस पर होंगे। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बज़ाहिर देखने में तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही बढ़ी है, लेकिन इससे जुड़ी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी, रोज़मर्रा की अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं वो महंगी हो जाएंगी और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट की जो किराए हैं वो महंगे हो जाएंगे। कई साहब, कुछ रोज़ पहले जब कीमतें कम हुई थी पेट्रोल की, अवाम बड़ा खुश थे, शुक्र अदा किया कि शायद हुकूमत को भी इनका कुछ ख्याल आ गया, लेकिन क्या वो सिर्फ एक ड्रामा था या वाकई अब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं तो हुकूमत मजबूर हुई है कीमतें बढ़ाने पर? देखें, ये तो फ्लक्चुएट करती रहती है। अब तो नीचे भी आई थी पीछे $89 अब बैरल भी हो गया था, मगर जो आपने किरायों की बात की है, जब ये कम हुए थे तो किराए कम नहीं किए गए थे। आपने बड़ा शोर मचाया जी कि उन्हें मना करें, लिहाजा अब पहले कम तो उन्होंने नहीं किए थे, मगर अब बढ़ा देंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। मगर एक और बात, ये जो कीमत है इस पर जरा नज़र रखिएगा, ये 1 तारीख से 16 तारीख तक की कीमत है।
हम जो कहते हैं ना, पहले हम बजट बनाते थे, बजट बहुत बड़ा इवेंट होता था हम साफियों के लिए भी, कि वो रात सबसे अहम होती थी कि जो हम बड़ा बड़ा जो जर्नलिस्टिक स्किल्स का बड़ा इम्तहान। अब तो हर 15 दिन बाद बजट आ रहा है। तो ये जो इकॉनमी का मॉडल है ना, ये भी अभी इस पर भी बात करेंगे, ये बिजली का ये जो सारे क्लैप्सेस आ रहे हैं, और जो आपने ये सवाल भी किया है कि ये आखिर क्यों जो है एक ये सारा निज़ाम मदर ऑफ ऑल क्राइसिस या बुरान बन गया है। ठीक है, इसकी ये वजह है कि आपने जो है स्टेक होल्डर्स का आपने जिक्र किया जी, स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर से मुराद वो है जो ऑयल पैदा कर रहे हैं, जो बीच में मिडल मैन बैठा हुआ है। स्टेक होल्डर से मुराद आम आदमी नहीं है जो उसके पैसे दे रहे हैं, जो टैक्सेस दे रहे हैं। अगर उसको भी हम स्टेक होल्डर समझें तो फिर आप अपने ना कुशन रखते हैं, आप मुमकिन देखें ना, कुशन रखते हैं आप कि जी अगर आ रहा है आलमी सतह से कोई चीज ऐसा आ रहा है झटका, तो उससे अपने अवाम को कैसे आप महफूज आप रखना चाहेंगे, आप इतना फंड्स कैसे रखें कि जी उसको ऑफसेट कर सकें। तो ये बेसिकली तो अब चीज़ें बहुत सी सामने आ गई हैं कि ये सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। और अगर अभी भी आप देख लें तो इस वक्त पूरी दुनिया में जब इतना बड़ा रिसेशन आया हुआ है तो सबसे ह्यूज प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑयल कंपनियों ने पोस्ट किए हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला आलमी है जिसमें ऊपर से नीचे तक समी सब कहाँ नजर आती है पॉलिसीज बनाने में। सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो अभी कैसे साहब ने जो बात की ना, और आपने भी अपने रिमार्क्स में कहा, पॉलिसी जब बनाई जाती है तो कुछ फैक्ट्स को देखकर बनाई जाती है और फिर उसमें तमाम लोग शामिल किए जाते हैं और एक जामे पॉलिसी बनाई जाती है। हमारे यहाँ ये नहीं है। मैंने कल भी जिक्र किया था, पहले CNG सब दे दिया, अब कह रहे हैं जी LPG का दौर आने वाला और उसके बाद आगे क्या होगी। ये जो प्राइसेस हमारे साथ जो इंटरनेशनल मार्केट से जब मुंसलिक की गई थी तो ये था कि जब कीमतें कम होंगी तो आवाम को उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त भी आज भी आलमी मार्केट में आपको सुनकर हैरत होगी कि जो US क्रूड है, ऑयल है, उसकी कीमतों में $1.78 पर बैरल कमी हुई है, जबकि ब्रेंट सी क्रूड जो है उसकी प्राइसेस में $1.29 पर बैरल कमी हुई है। और जो कीमतें हैं पिछले को 15-20 दिनों में, एक महीने में इतनी नहीं बढ़ी जिसकी बुनियाद पर ये कीमतें बढ़ा दी गई हों। वो मैकेनिज़्म जो इन्होंने बनाया हुआ है उसका जो बेनिफिट है वो स्टेट को चला जाता है, जो टैक्सेस की मदद में अपने खसारे पूरे करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, और आवाम को वो रिलीफ नहीं देती। अब पॉलिसी की आप देख लें बात, हमारे यहाँ जो अगर आप इस वक्त पूरा स्ट्रक्चर, ये जो लोड शेडिंग का मसला जिसका हम रोज़ाना जिक्र करते हैं, उस डायरेक्टली वो फर्नेस ऑयल से भी है रिलेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ काई साहब जो बिजली बनती है 7000 मेगावाट जो है वो फर्नेस ऑयल से बनती है बिजली, जबकि 4000 मेगावाट इस वक्त जो है वो हाइडल से बन रही है। टोटल कैपेसिटी 6500 मेगावाट्स की है, और इसके अलावा जो हम गैस से बना रहे हैं वो 3000 मेगावाट है। अब इसका ज़रा आप ब्रेक डाउन ले लें, जो गैस पर बिजली बन रही है 1 रुपये पर यूनिट है, जो हम उस पर बना रहे हैं हाइडल पर वो तकरीबन 4 रुपये 5 रुपये पर यूनिट बनती है, और जो फर्नेस ऑयल पर बन रही है वो 17-18 रुपये पर यूनिट बन रही है। क्योंकि जब ये IPPs लगाए गए थे ना तो उस वक्त डॉलर आपका 40-45 रुपये का था। अब डॉलर की कीमत आप देखें जिसकी वजह से वो जो सारी की सारी कास्ट जो है ना वो बढ़ गई है। लेकिन जो कोल जो सबसे ज़्यादा हमारे पास एक बड़ा रिसोर्स है, अगर हम IPPs जो हैं वो बजाय फर्नेस ऑयल के उस वक्त कोल से चलने वाले बना लेते या उस चीज़ को प्रमोट करते तो हमारे यहाँ ये मामला जो है ना बिजली की प्राइस ज़्यादा होती और ना जो दूसरे हमारे एनर्जी के मसाइल हैं वो होते। तो जामे पॉलिसी जिसका हम जिक्र करते हैं वो ये है कि आप अपने जो हालात हैं उसके मुताबिक मुस्तकबिल की जो पेशबंदी करने के लिए बनाते हैं। अब एक आखिरी आपको फैक्ट देता हूँ, इस वक्त ऑलरेडी हम लोड शेडिंग में हैं। आपको पता है 2020 में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, वो 30,000 मेगावाट होगी। अब मुझे ये बताएं, आपको कोई मंसूबा नजर आ रहा है और बिजली का? सवाए चंद डैम्स के आपके पास कोल के सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं, लेकिन कोई उनकी जानब देख नहीं रहा, कोई वो टेक्नोलॉजी को लेके नहीं आ रहा, कोई उसको एक्सप्लोरेशन उसकी नहीं हो रही। तो जो मुस्तकबिल है वो नहीं देखा जा रहा और एक हैपहैज़र्ड डेली बेसिस पे मामला चलाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। समी साहब बात सुने ना, फिर अगर आप और चीज़ों से बना लेंगे तो फिर फर्नेस ऑयल तो इम्पोर्ट नहीं होगा। देखे ना यहाँ पे क्या होता है, बिजली नहीं बनानी, कोला यहाँ से नहीं लेना, इंपोर्ट कर लेना है, गंदम नहीं उगानी, इंपोर्ट। तो ये सारा जो है ना वेस्टेड इंटरेस्ट का इसमें बड़ा हाथ होता है। ये जो पॉलिसीज बनाए, इतने ये मासूम बच्चे नहीं होते। जब 88 में ये बैठ के पॉलिसीज बना रहे थे या मुआहदे कर रहे थे तो ये इतने कोई भोले लोग नहीं थे। तो उसका अब नतीजा क्या होता है कि अब पूरी दुनिया में उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है। अभी जब आप इंडिया की खबर में बात करेंगे तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड भी करूंगा कि उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है कि अब जब पॉलिसीज बनाने का मकसद जो है, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स में हुआ ये है पिछले 30 वर्षों में, जब से ये जिसे आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जब से ये आई है, उसमें अवाम स्टेक होल्डर नहीं रहे।
स्टेक होल्डर रह गए हैं जो इकानमी को मैनेज कर रहे हैं कि जो ऊपर वो कर रहे हैं। अब वहां के जो मफादात हैं उनको देख के 30 वर्षों में पॉलिसी बनाएंगे। क्या हुआ, मगरब के बैंक बैठ के पूरा एक निज़ाम जो है वो आज एक ब्रिंक और एक लाइन पे आ गया। और ये हम नहीं कहते, वो खुद मानते हैं। इसकी ये वजह है कि वहां पे आप जो है जो मफाद है, जो एट लार्ज पीपल का मफाद है, उसकी बजाय प्रॉफिट्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। उसके तहत जो पॉलिसीज बनती हैं अब उनका फॉल आउट आ रहा है। एक और ले लेते हैं, दीना से असगर हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी असगर, मैं दीना जिला झेलम से बोल रहा हूँ। असगर अली उमर, सहाफत से मेरा तल्लक है 15-20 साल से। जी जी। तो आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रोजाना नित नए मौजू पे बहस होती है। तो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की अवाम है 19 करोड़ है या 20 करोड़ है, उनको इन मामला से नहीं है कि ये तेल 15 दिन बाद महंगा हो रहा है, ये गिर गया है, ये 7 रुपए बढ़ा दिए, 8 रुपए बढ़ा दिए। वो कोई ठोस लाए अमल चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि जरदारी साहब क्या कर रहे हैं या हुकूमत क्या कर रही है या जो वजीर है वो क्या कर रहे हैं। एक इशू चला था बिजली का, तो चाइना से एक मुआहदा भी हुआ था। लोग निचली सतह पे बहुत खुश हो गए थे कि चाइना से बिजली मिलेगी, बड़े सस्ते दामों मिलेगी। लेकिन वो चंद दिन बातें चलती रही, कालम आते रहे, प्रोग्राम होते रहे, वो भी सिलसिला चला गया है। अब ये दोबारा जो जुल्म हुआ है ये तेल वाला, ये निचली सतह पे है। तो मेरी गुजारिश है कि आप हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा तरीकाकार बताएं, ऐसा तरीकाकार वाजा करें कि एक जो कीमतें हैं इनको तवाज़ुन में रखें। तवाज़ुन में नहीं रखते, किराए आए रोज बढ़ जाते हैं और जो 60 रुपए किराया है वो 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक चला जाता है और कीमतें वहीं पे गर्दिश कर रही हैं। जो इनका ड्रामा है जो अवाम को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर आपका। जो उन्होंने ठोस लाहे अमल की बात की, ऐसी उम्मीदें तो लोगों को, अवाम को आने वाली हुकूमत से ही होंगी। नहीं, मैं आने वाली हुकूमत से भी होंगी। ये मैं शाजिया आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं। बात यह है कि ये जो क्राइसिस आज पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में अब ये 1930 से बड़ा रिसेशन है जिसमें से हम गुजर रहे हैं इस सदी के। एक मैं थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, दुनिया का क्राइसिस वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो क्राइसिस है ना, उसका दुनिया से ज़्यादा हमारे अपने हुक्मरानों की नाअहलियत और करप्शन, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। निज़ाम जो है वो जिस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, मैं वो उस पर कई चीज़ों पे आपसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक भी हूँ, कुछ पर मुझे इख्तलाफ है। लेकिन इस वक्त वो जो कॉलर ने बात की, वो मसला ये है कि पाकिस्तान का जो बहुत सारे मसाइल, जो मैंने ये आपको एनर्जी पॉलिसी का जिक्र किया है, ये इसका इंटरनेशनल क्राइसिस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आप मुझे बताएं, प्राइसेस वहाँ पर कम हो रही हैं ऑयल की, हमारे यहाँ बढ़ाई जा रही है। तो इसका इससे एक अगर आप जुज़वी तौर पे बात करें तो आपकी बात समझ में आती है। मगर इस वक्त पूरी दुनिया एक माशी निज़ाम में रह रही है और एक ही वर्ल्ड मार्केट है जिसके नीचे नेशन स्टेट जो है वो कुचली पड़ी है बेचारी। ठीक है, अब उसमें यह है कि यहाँ पे ये बात हम दोनों तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं। बात यह है कि दुनिया हो, उनका जो क्राइसिस है वो उनके हुक्मरानों की वजह से है, हमारा क्राइसिस हमारे हुक्मरानों, हम एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम हमारा क्राइसिस ठीक तो हमारा तभी होगा ना जब हम अपने मसाइल डिस्कस करें। प्रॉब्लम ये आ गया कि ये जो मार्केट ने टेक ओवर कर लिया दुनिया को, बैंकों ने टेक ओवर कर लिया वहां भी दुनिया को, यहां भी संभव हमने उनको फॉलो किया है। उसी क्लास ने ऑलमोस्ट इकॉनमी को टेक ओवर कर लिया। लेकिन हमें तो यहाँ पर हमारी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे हुक्मरानों ने बनानी है, हमें तो इनके लिहाज से देखना है ना। हम तो इनको ही देखेंगे, हम तो इनको ही देखेंगे। लेकिन आपके वजीर खजाना वजीर बजट देने के बाद सबसे पहले मैसेज बाहर देते हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से मार्केट्स में बुरा पैगाम जाए। तो हम उन आकाओं के लिए कर रहे हैं। अब दूसरी एक और बात सुने, और बात सारी छोड़ दें। मैशियत सबसे अहम है ना, इस जिस मौजूदा हुकूमत में हम सारे जो है वो पीपल्स पार्टी के बड़े पुरजोश सपोर्टर्स में रहे हैं शुरू से। हमारा वजीर खजाना ही कोई नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी से क्या लेना देना रहा है, उसकी तारीख से, उसकी पॉलिसी से, उसके मंशूर से। तो हम इसका मतलब ये है कि ये जो इन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि ये सियासत होगी, मैशियत जो है वो IMF वर्ल्ड बैंक के जो जैली या उनके जो लोग हैं वो देखेंगे, उसका सारा ये। एक कॉल ले लेते हैं, मरीज हैं अब्दुल्ला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, मैं मरीज से अब्दुल्ला बोल। जी जी, मैं समी इब्राहिम साहब से बात करनी है। जी अब्दुल्ला साहब। सर, हमारा मसले है, उस मसले को थोड़े से हाईलाइट करने के लिए मैंने आपसे रब्ता किया है। हमारे MNA साहब है सरदार मेहताब अब्बासी है, MP उसका साहिबजादा है। तो यहाँ ऐसा कानून बनाए हुए हैं कि बिल्कुल एक जंगल का एक राज है। यहाँ एक कुआं था, पानी का जो टंकी था, पहले तकरीबन 2 साल पहले 5-6 गांव जो है वो यूज करते थे। अभी आधा गांव अलहदा भी बनाए हैं।
तो वो पानी का जो मसला इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ इनका एक, चाहे वो चमचा बोले या चेला बोले, फारूक है जो इंतहाई करप्ट तरीन आदमी है। यहाँ तक कि उनको जापान में भी करप्शन की वजह से जेल हुआ था। 97 में नवाज शरीफ साहब ने उनको जापान से वापस ला के यहाँ में सरदार साहब के घर छोड़ दिए थे। मैं कोई सियासी मतलब ये पार्टी से कोई बिल्कुल रिलेटेड नहीं हूँ, एक न्यूट्रल आदमी हूँ। तो यहाँ इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इस रमजान मुबारक में भी जो लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनके जो बंदे हैं वो आके लोगों के कनेक्शन कार्ड दे देते हैं, और जो नया कनेक्शन है उसके लिए मतलब पानी जो है पाइपलाइन सब कुछ गवर्नमेंट किया है। इन्होंने 2-2 हज़ार रुपए बच्चे मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत ये शुक्रिया। जरा ये मैं चाहूंगा कि ये हमारा ये अपना एड्रेस वगैरह दे दें और हम अपने नुमाइंदे से बात करें कि ये क्या वहाँ हो रहा है, और हम आपका इशू यकीनन हाईलाइट करेंगे। और ये आपसे जो है एड्रेस वगैरह ले लेते हैं। और ये बड़ा आपने जो हाईलाइट किया है, ख़ास तौर पर देखें रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी करप्शन नहीं करनी चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर इस महीने में जिसको ये समझा जाता है कि ये हमारी वो एक अखलाकी ओवरहॉलिंग भी होती है इस महीने में, वहाँ पर अगर पानी के पैसे वसूल किए जा रहे हैं और सियासी बुनियादों पर जो लोग हैं उनको इसलिए ये सारा इख्तियार हासिल है क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन हम अपने नुमाइंदे के ज़रिए, आपने मसला तो बयान कर दिया, जो अरबाब इख्तियार ने भी सुन लिया और पूरे जो लोग टीवी देख रहे हैं उन्होंने भी, लेकिन फिर भी हम अपने नुमाइंदे के ज़रिए इसको इन्वेस्टिगेट करवा के तो यकीनन नाजरीन को आगाह करेंगे कि ये मामला है क्या। हम क्राइसिस की पानी की आपने भी बात कर रहे थे और ये भी इन्होंने भी पानी ये रावलपिंडी से जो हमने इससे पहले शाजी आपको याद होगा कि हम खबर दे भी चुके हैं, और मैं आज देख रहा था कि वहाँ शदीद इस गर्मी में और इसके साथ साथ इस रमज़ान में जो लोग हैं वो शदीद परेशानी का कल भी एक कॉल आई थी इस्लामाबाद से, मैंने उसी को वो कह रहे थे कि वहाँ पर उसी को मेरे सामने से रखा पानी था, नहीं है। और उसमें वो बता ये रहे हैं शाजिया कि रावलपिंडी में जो है वो ख़ासकर जो कंटोनमेंट बोर्ड RCB के तहत बहुत से इलाके आते हैं, वहाँ पे 2 दिनों में आधे घंटे के लिए पानी आ रहा है। और उसमें यह है कि जो मुतमव्वल लोग हैं वो 1000 रुपये का टैंकर जो है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, मगर आम आदमी बहुत, और हम तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले हमने बात की थी, मगर यहाँ यही है, क्राइसिस सर पे आ जाता है। अभी आज आपका जो सवाल भी था, कौन तख्लीक करता है ये क्राइसिस? तो ये क्राइसिस हम खुद ही तख्लीक करते हैं भाई, कोई और नहीं करता। जब हम प्लानिंग, समी साहब ने कहा हमने प्लानिंग तो निकाल ही दी ना भाई, आ गया क्राइसिस, फ्लड आ गया, तो अब देखेंगे हम क्या करेंगे। अब इस बात को पॉइंट आउट किए भी 3, 4, 6 महीने हो गए हैं कि भाई इसका क्या आप कर सकते हैं। अब ये है, ये जो बुनियादी तौर पे जो सारे जो इश्यूज आ रहे हैं, और ये जिस तरह आपने सवाल भी किया, बुरान इसलिए है कि हम प्लानिंग नहीं करते, और उन प्लानिंग और फिर हम मनसूबाबंदी नहीं करते कि ये जो कोई भी ऐसी आफत अगर आती है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। फौरी तौर पे हम फिर जो है क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट जाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता। और लोग जो हैं, और बेसिकली ना ये सारा मामला क्यों है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। अगर हम प्राइस में इजाफे की बात करते हैं तो कोई मैकेनिज्म नहीं है जो प्राइसेस को कंट्रोल रख सके, इंस्पेक्टर्स नहीं है पूरे जो जाके मार्केट्स में देख सकें। फिर अगर वो किसी को फाइन करें तो जो कोर्ट्स हैं उस पर इतना ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशर, लाखों हज़ारों मुकदमे जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में और हायर कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, लेकिन वो आगे नहीं चल रहा है। तो कोई वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं ये ऑयल पे जब थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो कल आप्टमा के जो साबिक चेयरमैन है एजाज गौर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कुछ इंटरव्यू भी दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं वो तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा हम टैक्स में पैसे देते हैं। अगर वो पैसे सिर्फ ये पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मखसूस कर दिए जाएं तो आपका 50% से ज़्यादा मसला एक साल ही में हल हो जाए। तो बेसिकली जो पॉलिसीज़ हैं वो आपने उनको लेके आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फिर वो चीज़ें डिलीवर होंगी, अदरवाइज वो डिलीवर नहीं हो सकती। इसी पर बात करते हैं, चौधरी सगीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, ले लें उनसे बात। सगीर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? ये रावलपिंडी से हैं जो जी, पानी के मसले पर। सगीर, पिंडी से कल भी हमें कॉल आई थी, वहाँ के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा, आधे घंटे के लिए पानी आता है, फिर सारा दिन पानी नहीं आता, वजह क्या है वहाँ पर? शादी, पानी का मसला जो है वो रावलपिंडी में ये पहली दफा नहीं हुआ, और जब गर्मी स्टार्ट होती है तो पानी की मांग जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है, और खुसूसी तौर पर जब ये रमजान शरीफ का महीना है तो इसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये खानपुर डैम जो है ये बड़ा जरिया है पानी का पिंडी को, इसके अलावा रावल डैम है, और तीसरा जरिया इसके रावलपिंडी को है वो ट्यूबवेल है, 200 से ज्यादा ट्यूबवेल है। अब यहाँ पर मसला ये है कि खानपुर डैम में पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है, और जिन इलाकों को उससे सप्लाई होती है उसमें पानी की शॉर्टेज चल रही है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल हैं उनमें से अक्सर ट्यूबवेल वो भी खराब हैं,
और पानी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों तक सप्लाई नहीं हो पाता, जो उनका एक टाइम होता है उसमें नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज चल रही है। और डोक कस्सू और डोक मटकाल के खसूसी तौर पर इलाके हैं जो वासा के अंडर आते हैं, वहाँ पर पानी की शॉर्टेज है। लेकिन जो कैंट का एरिया है वो सारे का सारा जो है वो तमाम एरिया इस वक्त पानी की शॉर्टेज का शदीद तरीन शिकार है वो इलाका, और लोग रोजाना एहतजाज भी करते हैं इस हवाले से। तो पानी की कमी पूरी कैसे हो रही है, लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं फिर वहाँ पर? लोग जो है वो पानी पीने के लिए तो दूर दराज के इलाकों से पानी उनको लाना पड़ता है, क्योंकि कुछ जहाँ पर कुछ चल रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, तो वहाँ से लोग लेके आते हैं। कुछ ट्यूबवेल से, जब ट्यूबवेल चलते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जो घरों में पानी है स्टोर करने के लिए वो बहुत ही नायाब किस्म का जरिया है इधर, और वो है वाटर बॉजर का। तो वो बड़ा महंगा है, लोग अब बेचारे मजबूर हैं कि वो वाटर बॉजर जो है वो महंगे दामों वो भरवाते हैं, और फिर उनकी जो है वो रोजमर्रा की जरूरियात जो है वो पूरी होती है। अच्छा, ये आपने कहा कि हर साल ये मसला आता है, तो इंतजामिया इसका कभी भी नहीं कोई सोचती कि अगर खानपुर डैम में पानी की सतह कम हो रही है तो जो ख़राब ट्यूबवेल हैं उनकी मरम्मत की जाए या नए ट्यूबवेल लगाए जाएं? आपकी बात हुई अरबाब इख्तियार से, कोई मंसूबा कभी उन्होंने सोचा है इस बात पे? सगीर, आवाज आ रही है? मुझे लगता है लाइन कट गई है शायद ब्रेक का वक्त। हाँ जी, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद खबरों पर भी बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी मजीद लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समी सब क्राइसिस की हम बात कर रहे थे। तो भारत में जो बिजली का बहरान पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है, ये शाजिया ये 2-3 दिनों से है, और इस वक्त आधे से ज़्यादा भारत जो है वो उसमें बिजली नहीं है। 28 में से कोई 21-22 स्टेट्स बता रहे हैं, और 710 मिलियन लोग हैं जो इससे अफेक्टेड है। और ये जो शुरू हुआ था, ये नॉर्दर्न ग्रिड है उनका, वहाँ से शुरू हुआ, फिर उन्होंने उसको रिकवर कर लिया, लेकिन फिर वो एक जैसे चेन रिएक्शन होता है ना, वो चला। उसके बाद ईस्टर्न ग्रिड गया, फिर नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड गया। और इसका जो उनके जो वज़ीर बिजली थे, उनका जो स्टेटमेंट मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये जो क्राइसिस शुरू हुआ है ये इसलिए हुआ है कि बहुत सारी जो रियासतें हैं उनको जो अलॉटेड कोटा था उससे ज़्यादा उन्होंने बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अच्छा, वही मामला जो पाकिस्तान में भी है। यानी मियाँ शहबाज साहब कहते हैं कि जनाब लोड शेडिंग पंजाब में हो रही है, और पहले तो सिर्फ पंजाब में मुजाहरे थे, अभी आपने देखा कि अब खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहे हैं। तो इससे ये लगा है कि ये सिर्फ पंजाब नहीं इससे मुतासर, इसमें दूसरे जो सूबे हैं जो गरीब आवाम ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ में हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं। तो बेसिकली जब किसी जगह पे कोई क्राइसिस आता है, अगर भूख होती है, 5 बंदे बैठे हुए हैं या 10 बंदे बैठे हैं, सामने प्लेट पड़ी हुई, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये किसका हिस्सा है, वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसको खा लेंगे, उसको उड़ा लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिटिक्स भी साथ साथ चलती है, तो हमने फ़ौरन इसको सूबे का नारा दे दिया कि जी सूबे के साथ ज़्यादती है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना है। लेकिन इंडिया में अभी ऐसा नहीं हुआ, हालांकि वहाँ पर 6 घंटे रोज़ाना जो है वो होती है लोड शेडिंग। और जब मैं उसका देख रहा था तो एक अनइवन डेवलपमेंट काजी साहब जो मुझे इंडिया में नजर आई, बिहार में वो बताते हैं कि सिर्फ 100 मिलियन की आबादी है उस स्टेट की, और उसमें 16% जो है वो सिर्फ उनके मेन ग्रिड में शामिल हैं। सिर्फ 16% अफराद को जो मेन बिजली की लाइनें हैं उससे बिजली मिलती है, जबकि पंजाब जो हमारे साथ है उसमें 96% जो लोग हैं वो मेन उनके जो ग्रिड है उससे उसको बिजली मिलती है। तो ये टेक्निकल एक वजह जो हुई है वो तो अभी हुई है, जो इतना ज़्यादा क्राइसिस हुआ है, लेकिन इंडिया अभी ऑलरेडी इसी तरह के क्राइसिस में है। और उनके जो बहुत सा जो इलाके हैं वो 6 घंटे डेली लोड शेडिंग अच्छा, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अमेरिका की कुछ रियासतों में भी चंद साल पहले इस तरह का बहरान शुरू हुआ, लेकिन वो लोग ओवरकम करते हैं। देखिए एक फर्क जो है ना, जो मसलन यूरोप और अमेरिका की हम बात करते हैं और हमारे यहाँ क्राइसिस की जो बात करते हैं, वहाँ पर अगर एक क्राइसिस आया, अगर एक उनका जो कोलैप्स किया एक्सक्यूज मी चंद साल कब, तो उन्होंने क्या किया, फौरी तौर पर मनसूबाबंदी की और जो नए प्रोजेक्ट्स लगा के जो बिजली की कमी थी वो उस सिस्टम में डाला। अब हमारे यहाँ आप वो सुन रहे थे, सगीर साहब हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि हर साल पानी की कमी होती है गर्मियों में, और रमज़ान में तो शदीद हो जाती है, लेकिन ना ट्यूबवेल पर पैसा कोई लगाया जा रहा है, ना कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उसके डेवलप किए जा रहे हैं। तरजीहात प्रॉब्लम ये है इंडिया का, जो खास तौर पे प्रॉब्लम जो सामने इंटरनेशनल मीडिया में आया है उसमें यह है कि ये इन्वेस्टमेंट जो ये अहदाफ थे इन्वेस्टमेंट के,
बिजली के सेक्टर में उससे ये 50% तक कम उन्होंने किया है, और ज़ाहिर है उसकी एपिटाइट बढ़ रही है। साथ चाइना है, चाइना ने 2006 से लेके अब तक 6 गुना बिजली बढ़ा दी, 6 गुना बिजली की जो उसमें इजाफा कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये इस माशी मॉडल को जो एम्ब्रेस किया हमने 80s में, उसने 90s में किया। अब उसमें मैं आपको इंडिया के मोटे मोटे फिगर्स देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अभी इंडिया पे बहुत बात हो सकती है, इंडिया में बिजली को तो छोड़ें, वहाँ तो 70 हम तो कह देते हैं ना 300 मिलियन आबादी में बिजली नहीं गई, उन 300 में बिजली किन को मिल रही है? 1600 से 20 रुपये माहवार पे दिन में 16 रुपये पे रहने वाले जो हैं, या 24 रुपये पे जो रहने वाले हैं, उनकी तादाद तकरीबन 80% से ज़्यादा बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की टोटल मैशत $1.8 ट्रिलियन की है, कह रहे हैं 2013 में ये $2 ट्रिलियन की हो जाएगी। अभी पिछले दिनों 8 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया के जो नाजायज़ पैसे सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पड़े हैं वो $1.4 ट्रिलियन के करीब है। अच्छा। विकी लीक जो जूलियन असांज है, उसने 2 लिस्टें छाप दी हैं बाकायदा, उसने नाम लिस्टें देख रहा था, बड़ी लंबी थी, उसको हम बयान नहीं कर सकते। और उसमें जो फिगर्स थे ना, वो जैसे हम इंडियन फिल्मों में देखते हैं 2600 करोड़, 5,000 करोड़, तो इस किस्म के वहाँ उनके पैसे पड़े। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा बुरी हालत में हैं। हम इसकी वजह ये, वहाँ भी अगर हम सूरत हाल देखें तो बेसिकली अब दुनिया ये कह रही है कि जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसकी अब जो वीकनेस है वो सामने आ रही है। चंद दिन पहले मैंने यहीं बैठ के अर्ज़ किया था कि एरिक मॉर्गलिस ने अपने एक कॉलम में लिखा था कि उसने पूरे फिगर्स दिए कि अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब अमेरिका बहादुर रियासत, लोग नहीं, रियासत के पास इतने पैसे नहीं है कि उसे रिपेयर कर सके। तो उसने एक फिक्रा बड़ा कंक्लूड किया, उसने कहा डोंट रीबिल्ड अफगानिस्तान, रीबिल्ड अमेरिका, अपना कुछ कर लो। तो ये सारी दुनिया में जो हो गया। और 4 दिन पहले मैंने आपको एक और रिपोर्ट दी थी और ये गार्जियन में छपी थी कि 13 ट्रिलियन पाउंड से लेके 20 ट्रिलियन पाउंड तक ये अनटैक्स नाजायज पैसा, अब ये पैसे जब अवाम पे नहीं लगेंगे, लोगों की निजी, और इनमें से 6.5 ट्रिलियन की मिल्कियत 92,000 लोगों की थी। ये पूरी दुनिया में ये चोरी चकारी का खेल है, वो मैं खत्म कर रहा हूं बात कि वो आपकी जब ये पैसे आप आवाम की फलाह पे नहीं लगेंगे, हम फार्म हाउस आपको नजर आएंगे, आपको बड़ी बड़ी खूबसूरत आबादियां, छोटी छोटी टाइनी जजीरे और उसके इर्द गिर्द झोंपड़पट्टियां, या वो तो ये सारे प्रॉब्लम जो है अब पूरी दुनिया में ये एक्सप्लोड कर रहे हैं, और इंडिया इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। अब मैं आपका देखें, बात यह है कि जब इंडिया 1947 में पाकिस्तान और इंडिया बना था तो उस वक्त इंडिया की जो कैपेसिटी थी वो थी 1362 मेगावाट बिजली वो बना रहे थे। अब कितनी है? 1,70,000 मेगावाट वो बना रहे हैं। ये बात सही है कि उन्होंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था, लेकिन काजी साहब उन्होंने एडिशन की है। उनके यहाँ जो तरजीहात हैं वो अपने मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये आ गया है कि यहाँ पर एक छोटे से कस्बे में पानी हर साल नहीं होता, लेकिन वहां पर जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये नहीं सोचते कि चंद और ट्यूबवेल लगा दें। हमारा मसला ये कि हमारी तरजीहात ठीक नहीं है। बांग्लादेश को भी देख लेना, 71 में हमसे अलग हुआ ना, हमारी इंडस्ट्रीज अब वहां जा रही हैं। इस वक्त वो बिजली जो बांग्लादेश में बिजली है वो उनकी जरूरियात से वो ज्यादा बना है, उनकी जरूरियात से वो ज्यादा बन गई है। उन्होंने एक चीज तय कर ली कि हमने ये इस चीज को ओवरकम करना है। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ, आपने जो पूरी दुनिया का जो आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं वो फेलियर्स कहीं कहीं जो भी है वो सही होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो मसला है सबसे बड़ा, जो मैंने इस प्रोग्राम के आगाज में कहा कि हमें अपनी तरजीहात खुद तय करनी है, जो हम नहीं तय कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पॉलिसीज जो है वो सही नहीं बन रही। अपनी देखिए तरजीहात तो तय है, तरजीहात जो है जब आप पब्लिक ऑफिस में बैठे तो उसमें आपकी तरजीह आपकी सबसे पहली जात है। अभी बैठ के कितनी दफा आप कह चुके हैं कि यहाँ जब जनाब ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, फलां आदमी ऑफिस में आया तो अपने बेटे को ग्रेड फलां में ले गया। तरजीहात बड़ी बात, समी साहब, ये सारी जो इज्तिमाई तरजीहात हैं इस क्लास की वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो वीकनेसेस हैं उसमें जाहिर हो रही हैं। और जो आपने आज सवाल, बड़ा इंटेलिजेंट सवाल आपने किया कि आखिर बुरानों की वजह क्या है। हर रोज आए रोज जिन लोगों ने बुरान खत्म करने हैं वो बुरान तख्लीक कर रहे हैं, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली, इस पे हम बात नहीं करते। तो तरजीहात है। अच्छा, ये थोड़ा सा फर्क है। एक मिनट, आपने ये बताया, आपने ये बताया, शाजिया, ये बड़ी ज्यादती है ये कहना कि वो ये क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। शाजिया, ये $1.4 ट्रिलियन जो खुद सीबीआई जो है अमेरिका की, इंडिया की, जो उनका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो इससे आधी रकम खुद मानता है कि जी इतने नहीं, आधी नहीं, 1/3, कि जी $500 अरब हमारे 2 नंबर हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, जो यहाँ से चोरी होके गए हैं। ये उनकी रियासत, उनका इदारा कह रहा है। इंटरनेशनल कहते हैं नहीं जी ये से 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा है, $1.4 ट्रिलियन है। अब मुझे आप ये बताएं, इसका अगर आधा भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो, और ये नाजायज मनी है, इसमें कोई निजाम तब्दील करने की जरूरत नहीं है, किसी इनकलाब की करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नाजायज पैसा रोक के ये जो रियासत जो है वो अगर आम आदमी हमेशा यही अर्ज करते हैं कि इस निजाम को ठीक करने की जरूरत है।
आज आपने भी शुक्र अल्लाह का कि वही बात की कि ये निजाम जो है, इस निजाम को ठीक करने की जरूरत है। बस निजाम, मुझे आप बताएं क्या लोग वॉलंटरली लोग आके आएंगे टीवी पे कि जी मैं फलां पब्लिक ऑफिस में था, मैंने 2000 अरब रुपए की चोरी की है, मैं ये वतन को वापस, ऐसे नहीं होगा। लोगों पीपल देखें व्हाट लोगों को एक कॉन्शियस इंटरवेंशन करनी पड़ेगी हिस्टोरिकल प्रोसेस में, और उनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। इनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, वोट के जरिए बाहर फेंकना। चलिए मुझे कॉल लेने वोट के नीचे पे ये लगे होंगे, हम वोट देंगे, ये वोट के ऊपर पैर हम उठा के, यहाँ नहीं होगा। खुदा का खौफ करें, वोट के जरिए वो फिर अभी आप निजाम को ठीक करने की बात कर रहे थे। बेस्ट कलमी फ्रेंड ही आएंगे वोट के जरिए, क्योंकि वोट और माल का जब तक रिश्ता आपस में अलग नहीं होता, वोट हमेशा इन्हीं लोगों को आगे लेके आएगा। भाई साहब, बंदूक से आने वाले जो हैं वो मामला ठीक, बंदूक से नहीं, पाँव से, हाथ से नहीं, पाँव से जो वोट डालेंगे वो आएंगे। और बंदूक वाले तो आपके साथी हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनको सलूट करते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजते हैं, फिर आप उनके साथ सौदे करते हैं, तशरीफ ले आते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? खफा ना हुआ करें, आप दुनिया सारी टीवी पे देख रही है, मैं खफा नहीं हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ भाई, मुस्कुरा रहा हूँ। फैसलाबाद से कॉलर है सुरैया। हेलो, सुरैया फारूक बोल रही हूँ, XTMA मेंबर, काफी चीजों की मैं सदर नायब सदर हूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी चंडीगढ़, शिमला भी हम गए। वहाँ मैंने देखा कि आई थिंक प्री पार्टीशन और उसके बाद के दे हैव मेड बिग अंडरग्राउंड हिल के अंदर रेजर्वोयर बनाए हुए हैं। तो इनके जब बारिश होती है, जब इनके बर्फबारी होती है, तो इनके पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। और आमिर खान का भी देखिए आप प्रोग्राम वहाँ कैसे करते हैं कि एक TMA की एक औरत थी एडमिनिस्ट्रेटर, शी हैज आई मीन उन्होंने इतना प्लानिंग करके कि हाउ ईच हाउस एंड हाउस कैन सेव वाटर। और देखिए हमारे कनाडा में भी देखिए, यू कैन नॉट वॉश योर कार इफ यू आफ्टर वन मंथ और सो लाइक दैट। और हमारे यहाँ सारे, मैंने इतनी मेहनत से 80-80 लाख की सड़कें मैंने बनाई है, तो जो होता है कि अपना घर धोता है और रास्ते में पानी बेतहाशा इतना ज्यादा होता है कि जिसका इसकी कानून साजी होनी चाहिए। और एक बात मैंने कहना था कि लोड शेडिंग के बारे में। लोड शेडिंग में देखिए कहते हैं गैस नहीं है, हर घर में जनरेटर चल रहा है। अगर कम्युनिटी वाइज एक बड़ा सा पावर जनरेटिंग बन जाए, तो सोचिए एक जगह उसका गैस होगा और सारा कम्युनिटी ये होगा, तो आप बताइए वापदा कहाँ जाएगा? ये सब मिस प्लानिंग है। प्लानिंग कमीशन, प्राइसिंग कमीशन, एवरीथिंग। हमें वॉर की जरूरत नहीं है किसी चीज के। हमारी जो है ना बाहर जो सारे बैठे हुए हैं ये बड़े बड़े सीटों में, ये ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दैट, दे ऑल आर ऑन एनिमीज पेरोल and they are disrupting the whole nation. Pricing commission, planning commission. ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर बात करते हैं। एक और कॉलर लें, फिर साथ ही जवाब दे देंगे। लाहौर से एक और कॉलर है अनवर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अनवर, मेरा नाम अनवर है जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी 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 अब बात कीजिए। अब मैंने लोड शेडिंग पे बात करनी थी। जी अनवर साहब, उसमें हर रोज यही देखने में आता है कि आज राजा साहब ने उसका नोटिस ले लिया, कल वजीर आजम ने उसका नोटिस ले लिया, परसों जरदारी साहब ने उसका नोटिस ले लिया। हर कोई नोटिस ले लेता है, मगर रिजल्ट जो होता है उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले एक एजेंडा 1 पॉइंट के लोड शेडिंग पे जिस साहब ने नोटिस लिया उसकी प्रोग्रेस क्या है, अगर ये आप डेली सिर्फ आधा मिनट या उससे भी कम में वो अगर बता दें, तो कम से कम इसके ऊपर कोई फॉलोअप हो सके। आपका टाइम वैसे बहुत लगता है उसके ऊपर, जब आप दिखाते हैं कि यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, यहाँ सड़क बंद हो रही है, यहाँ ये हो रहा है। इसके बारे में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप 1 पॉइंट एजेंडा इसके ऊपर रख के अगर फॉलो करें तो बहुत मेहरबानी होगी। नंबर 2, दूसरा मेरा सवाल ये था, सवाल क्या था, एक ऑब्जर्वेशन थी। आज समी साहब और काजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इसलिए आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों के पॉइंट्स बहुत बेहतर होते हैं। मेरी इसमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर एक बोल रहे हों तो दूसरा अगर इंटरजेक्ट न करे, तो आपके जो भी ये चीज़ हो रही है ये और उनके पॉलिटिशियन से 100% बेहतर हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको बुरा ना मनाएं, आप नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम।
बहुत शुक्रिया। नहीं, वो जायज़ बात की ये उन्होंने। बड़ी अच्छी बात की। इसमें और मेरा ये ख्याल है बात मेरा ही है- कसूर ज़्यादा है काजी साहब से, नहीं, जब नहीं, मैं नहीं, आपको किसी का इंटरप्ट करने की ज़्यादा असल में कोशिश ये करता लाइव में होता है तो उसमें अंदाज़ा नहीं होता बाज़ औक़ात, मगर बात उनकी जायज़ है और वो नोटिस लेने की बात कर रहे हैं। ये नोटिस ही ले सकते हैं, सिर्फ नोटिस लेने के अलावा वो ये कुछ यही नहीं कह कर- रहे थे कि इसमें फॉलो कोई नो- नहीं कर नोटिस रहा। नहीं लेंगे। वो जो बात कर रहे हाँ थे ना, जी। उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की कि हमारा मीडिया भी बहुत टाइम लगाता है, इश्यूज को हाईलाइट करता है, लेकिन अगर वो एक इशू को पकड़ के उसका फॉलो अप देते रहे ना, तो कम से कोई ना कम कोई वो रिजल्ट तो आ ही रिजल्ट जाएगा। नहीं आएगा तो जो व्यूअर है या कौम है उसको ये पता चल सकेगा क्या कि ये development हो सिर्फ रही है। एक गुफ्तगू की गई है या इस पे वाकई कोई इन्होंने एक्शन लिया है। तो ये उनकी बड़ी अच्छी सजेशन है कि फॉलो अप, वो तो हमें भी हमारे इससे एडिटर पहले साहब सुरैया ने जो कॉल जी की थी, जी उन्होंने भी जो बात की वो उन्होंने बेसिक बात की। एक infrastructure बात उन्होंने ये की जी भाई, ये हमारे सारे उनका कहना है कि जो प्लानर्स हैं ये तो सारे पेड़ और उनका ये कहना ये तासुर गया है। ये तासुर क्यों गया है? आपकी नाकामियों की वजह से। एब्सोल्युटली। जब आप अपना चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उसमें किसी तरह की भी क्या सराई की जा सकती है। सही आपकी खबर की तरफ आते हैं। अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो हाँ, तहकीकात है, वो शुरू शाजिया एक बड़ा ये सेंसिटिव केस है और इसलिए ये सेंसिटिव बन गया है कि वैसे तो अरसलान इफ्तिखार साहब एक इंडिविजुअल हैं, वो जो कुछ भी करें कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके जो वालदैन हैं वो उसमें रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन क्योंकि वो चीफ़ जस्टिस साहब के साहबजादे हैं तो इसलिए पूरा फोकस हुआ। और फिर उसमें अदलिया के कुछ रिमार्क्स थे, मैं जवाद ख्वाजा साहब के रिमार्क्स देख रहा था चंद दिन पहले जो आए थे कि ये चीफ़ जस्टिस की फैमिली को बदनाम करने की साजिश है और हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे, और उससे एक नज़र आया कि ये वाकई एक कोई इस किस्म की कोई गेम प्लान है। तो पूरी कौम ये जानना चाह रही है कि ये साजिश है या वाकई वो जो 34 करोड़ रुपए का रहमान मलिक रियाज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अरसलान इफ्तिखार को दिए। तो उस हवाले से एक वो इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में टीम ने भी बाहर जाना वो जो हुआ ये है कि कल काई साहब वो एक फुटेज चली है वहाँ पे, और वो जो वो बशीर मेमन साहब हैं SP रूरल हैं, उनकी फुटेज चली है कि वो जब आए थे मलिक रियाज अदालत में तो वो उनके साथ चल रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने सरदार इसहाक साहब जो वकील हैं अरसलान इफ्तिखार के, उनका ये कहना था कि जी ये देखें ये तो इनकी दोस्ती है इनके साथ, ये तो इनके साथ चहलकदमी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं अदालत में, तो इनको रोक दिया जाए। तो अदालत ने 2 दिन के लिए रोक दिया इसकी तहकीकात को, और अब जो लंदन जा रही थी उनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो भी लंदन रवाना नहीं हो सकेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ रोक दी है कि वो रुक जाए। कामरान हमारे नुमाइंदे लाइन पर, उनसे मजीद अपडेट्स लेते। कामरान, 2 दिन के लिए तहकीकात रोकी हैं, दोबारा इसका अमल कब शुरू होगा, क्या वजूहात हैं? जी शाजिया, गुज़िश्ता रोज़ ये हुक्म इम्तनाई आया था और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को 2 दिन के लिए 2 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया था, यानी कि आइंदा कल तक के लिए। और उसकी वजह ये थी कि जो SP इस्लामाबाद और DSP इस्लामाबाद जिन पर यह इल्ज़ाम था कि ये मलिक रियाज के दोस्त हैं और उन्होंने गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया मलिक रियाज को जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो इस वजह से, और ख़ास तौर पर यह बात हुई कि जो ये फैसल मेमन हैं SP, ये न सिर्फ मलिक रियाज के दोस्त हैं, न सिर्फ इन्होंने प्रोटोकॉल दिया बल्कि ये जो उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके मेंबर भी हैं। तो यही वजह थी कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने कहा कि ये फुटेज देखने के बाद तो अभी साबित हो गया कि ये अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस पे एक्सप्लेनेशन कॉल की है उन्होंने, SP से जवाब मांगा है, DSP से जवाब मांगा है और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब मांगा है कि वो ये बताएं कि आखिर ये क्या वजह थी, आपने ये इजाफी प्रोटोकॉल क्यों दिया, उस SP की ड्यूटी भी नहीं थी और वो वहाँ पर क्यों आए। तो ये इन वजाहतों के लिए कल का दिन रखा गया है। यही वजह है कि अच्छा कामरान, आपने मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगा, आपने ये कहा कि उसकी ड्यूटी नहीं थी, जबकि मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ख़त लिखा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, और जो सेक्रेटरी दाखिला है उन्होंने DIG सिक्योरिटीज़ को कहा, जिन्होंने SSP को कहा, तो ये बाकायदा तौर पर ड्यूटी पे थे। जो पुलिस के जो कागजात हैं इनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ पर, जो फैसल बशीर मेमन जो SP रूरल हैं, ये मीडिया में सारा रिपोर्ट हो चुका है। देखिए समीर साहब, अब ये इसी बात पर सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट मांगी गई है। कल जब उनका जवाब आएगा तो फिर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आया फैसल मेमन उस दिन ड्यूटी पर थे या नहीं थे। यही एतराज था। आपने कहा कि जवाद ख्वाजा साहब ने कहा कि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ये उनके दोस्त हैं तो इसलिए तहकीकात नहीं हो सकती, तो फिर वो रिमार्क्स कैसे था कि वो साबित कैसे हो गया अगर अभी रिपोर्ट ही नहीं आई?
बिल्कुल बिल्कुल, ये रिमार्क्स दिए जवाद ख्वाजा साहब ने और इस पर शदीद एतराज हुआ था जाहिद बुखारी जो कि वकील है मलिक रियाज के, उनकी जानिब से, और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल के आगा की जानिब से। उनका ये कहना था कि जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती, जब तक बयानात नहीं आ जाते, जवाबात नहीं आ जाते मुताल्लिका एसपी साहिबान के, डीएसपी के और सेक्रेटरी दाखिला के, उस वक्त तक आप हुक्म इम्तनाई मत जारी करें। लेकिन इसके बावजूद जैसे जवाद ख्वाजा ने कहा, नहीं, ये फुटेज देखने के बाद हम इस बात के कायल हो गए हैं कि फिलहाल ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है काम नहीं करती। अब मेरे ख्याल में क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, तो हमारी खबरें रह गई। टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे इस तरह से स्प्रेड कर रहा है और गुर्बत की बीमारी है, इस पर हम कल बात करेंगे। और एक और बात भी मैं आपसे करना चाह रहा था कि वो जो आप कहते हैं ना कि वो ये एक टोकन है, कॉस्मेटिक है, वो अब मुआहदा भी हो गया नेटो का सप्लाई के हवाले से। आप कह रहे थे ना पार्लियामेंट की वो बड़ी बेहुरमती हुई है। याद है हम देखते ना इब के मार कहा करते थे, भाई हमारा क्या मुआहदा होना, जो उन्होंने करवाना था करवा लिया, चंद टके भी नहीं दिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, उसके भी कुछ नहीं किया, मगर हमने कर लिया, कोई बात नहीं। चले, मैंने कहा कि कमजोर होने की तारीख में कोई कीमत तो देनी पड़ती है। आप तो नहीं मानेंगे, इतनी तो तारीफ कर दें कि एक बात हो गई, तहरीरी मुआहदा भी आ गया, सबूत आ गए, सब एक तहरीरी मुआहदा हो गया, करवा लिया आपने। तहरीरी मुआहदे में लिया क्या आपने, इसमें कल बात कर रहे थे, आपको मिला क्या, आपको मिला क्या कि वो जो हमारे साथ ज्यादती हो रही थी अब वो लिख के करेंगे। मुझे एक घंटी रखनी पड़ेगी जब बहुत शुक्रिया कैसब आपका, सभी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।